डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो छात्रों, आज की जो हमारी वीडियो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग का दिमाग तो केवल मैथ, साइंस और इंग्लिश की ओर भागता है। आप लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश के चक्कर में ये सोशल साइंस जैसे एक रुचिपूर्ण सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और आपको ये बोरिंग लगने लगता है, आप इसे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप पेपर के समय में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो सवाल मिलते हैं उसका आप बना बनाया उत्तर लिख के आते हैं, जो एग्जामिनर को पसंद नहीं आता है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो अगर मान के चलिए इस सब्जेक्ट में आपके 15 नंबर भी कट गए तो आपके 2.5% नंबर अपने आप कम हो जाएंगे। तो आप सोच के चलिए 2.5% नंबर मतलब 15 नंबर। अगर आप 85% नंबर पा रहे हैं तो 2.5% अगर आपका कम हुआ तो आप चले जाएंगे सीधे सीधे 82.5% पे। तो सोचिए बोलने में कितना ख़राब लग रहा है। अगर कहीं आपको 90% पाना था, 2.5% कम हुआ 88.5, 87.5, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा फर्क ला सकता है आपके अंतर नंबर में। इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को रुचिपूर्ण बनाइए और इस पे ध्यान दीजिए। मैं आपको इस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको ये सब्जेक्ट रुचिकर लगने लगेगा। तो चलिए, स्पेशली तो ये वीडियो केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसमें मैं प्रतिदिन आपको चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से पूरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट को, जो कक्षा 10 का है, पूरा पाठ्यक्रम मैं जनवरी तक आपको पूरा करा दूंगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। आप अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में हम करेंगे। आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम लोग विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ऐसा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैं तो पहले यहाँ पे आज की क्लास में केवल सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है इस समय, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस के कारण इस बार हमारा जो सत्र है लगभग 30% काट दिया गया है। तो आप लोग 30% कम पढ़ने वाले हैं इस बार। फिर भी आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये सिलेबस शुरू कैसे होता है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप किताब लेके बैठ जाइए, सिलेबस मिलान कर लीजिएगा कौन कौन सा सिलेबस है। कल से मैं पहली क्लास स्टार्ट करूँगा, तो आज के लिए आपके लिए सिलेबस है। आप सिलेबस को ध्यान से देखिए, टिक करिए, उसके बाद कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और आप ये वीडियो अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर दें, जिससे लोगों को लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ अवश्य है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगली क्लास से आप इसमें डेली बैठना शुरू कर देंगे और आप बिना देखे हटेंगे नहीं। तो चलिए आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आपका देखिए, पहले तो जो प्रश्न पत्र होगा 70 अंकों का होगा और 30 नंबर आपको इंटरनल दिए जाते हैं। तो ये तो मान के चलिए स्कूल से आपको मिलेंगे। जो 70 नंबर है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको कम से कम 65 मिल जाए, और 65 आप पा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 65 पा सकते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप 65 नंबर कम से कम इसमें पा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं सिलेबस शुरू करता हूँ। आपका जो सिलेबस है 4 खंडों में बंटा होगा। जानते होंगे जैसा आप लोग सामान्य रूप से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये कॉमन चीज़ें हैं। इन्हीं 4 खंडों में आपका सिलेबस बंटा हुआ है। जो आपका इतिहास का सिलेबस होगा उससे 20 नंबर के आपके सवाल आएंगे। जो भूगोल का सिलेबस है उससे भी 20 नंबर आएगा। नागरिक शास्त्र आपके 15 नंबर आएंगे और अर्थशास्त्र से 15 नंबर आएंगे। इस प्रकार टोटल 70 नंबर और 30 नंबर जो स्कूल से मिलेगा आपको, और हो जाएगा 100। तो अगर आपकी स्कूल में पोजीशन अच्छी है, आप स्कूल में अच्छा करते हैं, तो 30 नंबर तो आपके फिक्स हैं। और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप परीक्षा में से 70 में से 65 अंक कम से कम प्राप्त कर लें। तो आपके कुल नंबर कितने हो गए? 95।
देखिए देखने और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, और परसेंटेज में तो अच्छा ही है। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से है। कुछ सिलेबस कटे हुए हैं, आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। जो जो सिलेबस है मैं उसको बता रहा हूँ, आगे ध्यान दीजिए सिलेबस। चलिए खंड 1 इतिहास, इसमें शुरू होता है सर्वप्रथम इतिहास के खंड में देखिए सबसे पहले शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला खंड तो आपको यही पढ़ना है। मैं कल से पहली क्लास इसी पे स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, और जो जोसेफ मेजिनी आदि के विचार हैं। इसी प्रकार ये पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस में जो आंदोलन किए गए राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में, उनकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। याद रखिएगा, जब हम कोई भी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसका कारण पढ़ेंगे और उसका परिणाम अवश्य पढ़ेंगे, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कैसे इनको पढ़ें कि आपको ये रुचिकर भी लगे और एग्जाम में आप इसमें अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला खंड कहता है भारत में राष्ट्रवाद। जैसे यूरोप में हमने राष्ट्रवाद पढ़ा, चूंकि हम यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले यूरोप से ही हुई थी। उसके बाद यूरोप से प्रभावित होकर भारत में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमको पढ़नी है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, खिलाफत आंदोलन क्या था, क्या प्रभाव पड़ा, असहयोग आंदोलन, और इस प्रकार के जो विभिन्न आंदोलन थे उनका क्या प्रभाव पड़ा था, उसमें विचारधाराएं क्या थी, नरम विचारधारा थी, गरम विचारधारा थी, या हिंसात्मक विचारधारा थी, कि किस प्रकार की विचारधारा थी। जैसा आप लोगों ने इंग्लैंड की क्रांति के बारे में सुना होगा कि वो एक रक्तहीन क्रांति थी। क्रांति तो थी लेकिन रक्तहीन थी, मतलब उसमें रक्त नहीं बहा था। तो वैसा ही हम लोग इसमें समझेंगे कि हिंसात्मक विचारधारा या अहिंसात्मक विचारधारा। इसी प्रकार गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह, जो आप लोग सभी परिचित होंगे। तीसरा जनजातियां, श्रमिक और किसानों के आंदोलन, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, आप इसको जरूर तैयार रखिएगा। इस पे हम लोग क्लास पूरी डिटेल में लेंगे। सामूहिक अपनत्व की भावना, ये तो आज धीरे धीरे समाप्त हो ही रहा है, अब तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इस समय धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में हम लोग केवल पैसे के प्यासे हो गए। तो आप लोग पैसों से दूर हटिए और समाज में रहना सीखिए, नहीं तो आगे की दुनिया आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा भूगोल का खंड शुरू होता है। भूगोल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। भूगोल में बस आपको इसमें पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सॉरी, अभी ये इतिहास का ही खंड 2 है, इसमें देख लीजिएगा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद जिसे कहा गया था, और महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा। महामंदी, घोर निराशा। महामंदी क्या है? जब कोई निवेशक डर के मारे अपना निवेश खींच लेता है तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है नीचे जाने लगती है, जिसे हम लोग मंदी कहते हैं। और जब ये भयंकर रूप धारण कर लेती है तो इसको महामंदी का नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ये आप ध्यान दीजिएगा। महायुद्ध के बाद इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ था, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण की शुरुआत। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब देखिए आपका ये जो मानचित्र कार्य आता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका इतिहास और भूगोल दोनों से मिला के 10 नंबर में पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। 5 नंबर इधर इतिहास से, 5 नंबर उधर भूगोल से। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा पढ़ना है आपको। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें कुछ स्थान पूछे जाएंगे कि जैसे ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक चला था, उसका आपको उत्तर लिखना होगा और उसे मानचित्र में पॉइंट करके दर्शाना भी होगा। तो मैं भी आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे दर्शाएंगे, कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किनको आप याद रखिए, ये सब आप पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है। मानचित्र में तो वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पे 4 ही का अध्ययन करना है, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर। इनको हम दर्शाएंगे भी मानचित्र में, आप देखते जाइएगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हमको सब मिलेगा। देखिए दूसरा खंड इसमें क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र क्या क्या थे। जैसे पहला चंपारण हो गया बिहार, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर,
चौरी चौरा, याद रखिएगा ये सारे के सारे महत्वपूर्ण जगह हैं। दांडी गुजरात, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप देखिए अगला खंड हमारा शुरू होता है भूगोल का। भूगोल, जैसा कि हम लोग जानते हैं भूगोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, पृथ्वी गोल, ये ध्यान दीजिएगा। ये खंड आपके लिए पृथ्वी गोल होने की बात करता है। ये तो एक मजाक हो गया। अब चलिए सिलेबस पे आते हैं। देखिए पहला खंड जो है संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? संसाधन के प्रकार है प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन क्या है? संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं। संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भूगोल का जो है हिस्सा 20 अंक का, जो उसमें से इकाई 1 से आपको 9 अंक मिलने वाले हैं। ये कहाँ से आपको मिलेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको मिलेंगे ये संसाधन विकास और जल संसाधन से, क्योंकि वन्य और जीव संसाधन पे आपके पेपर में सवाल नहीं आएंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? केवल मानचित्र कार्य मिलेंगे, कुछ स्थान दर्शाने होंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाया गया निर्देश में। तो ध्यान दीजिएगा ये पहले, तीसरे और कृषि। कृषि से तो आप लोग लगभग परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण एरिया के छात्र हैं। अगर आप शहरी एरिया के हैं तो आप कृषि से अपरिचित ही होंगे। वैसे लगभग छात्र ग्रामीण एरिया के ही होते हैं, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होगी इसको जानने में। तो दूसरा इकाई शुरू होती है, दूसरी इकाई खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तो आप लोग अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जानते ही होंगे, जो खन के निकाला जाए वो खनिज है। ऊर्जा संसाधन क्या है? जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। खनिजों के प्रकार और इनका वितरण जो है हमें मानचित्र पर पढ़ना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 5 नंबर में से 2 नंबर कम से कम यहाँ से फिक्स है, याद रखिएगा मानचित्र में। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये आप इसको बुक में टिक मार्क कर लीजिएगा पूरा। कल से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। चलिए आज देखिए अगला खंड शुरू होता है। इसका भूगोल से जो मानचित्र कार्य हमारा आता है, क्या क्या आ सकता है? संसाधन और विकास यहाँ से आ सकता है। उसके बाद आप देखिए जल संसाधन से आ सकता है। जल संसाधन में कुछ जो बांध बनाए गए हैं नदियों में, उनको दर्शाना पूछा जा सकता है। जैसे सलाल हो गया, भाखड़ा नागल बांध हो गया, टिहरी हो गया, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, तुंगभद्रा। ये जितने भी बांध हैं इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं आपको मानचित्र की सहायता से ये भी दिखाऊंगा कि ये बांध किस स्थान पर, किस नदी पर बने हुए हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के साथ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला खंड जो इसका कृषि का पोर्शन है। कृषि से आपको जो चावल गेहूं के प्रमुख क्षेत्र हैं वो पूछे जा सकते हैं कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, चाय उत्पादक राज्यों में पहला स्थान किसका है, रबड़ कहाँ ज़्यादा पैदा होता है। ऐसे ही कपास और जूट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला खंड हमारा आता है नागरिक शास्त्र, जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो देखिए नागरिक शास्त्र में पहला खंड आता है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। जैसा कि जो हमारा भारत है राज्यों का संघ है। अगर जब हम लोग संविधान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये क्या संघ है इसको भी आप लोग समझेंगे। अभी तो आप बस यही ध्यान में रखिए कि ये आपके सिलेबस में है। लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र आपने पढ़ा होगा कि भारत हमारा एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विद्यमान है। ये हमारी खूबसूरती कहें या खूबी कहें, लेकिन आज हम लोग अपनी स्वार्थ के कारण इसको मारते जा रहे हैं। इसको पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत में हमारे आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोचें कि अभी भी हमारे देश में लोकतंत्र है, फिर भी अगर हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये हमारी गलती है। हम लोग को इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हम लोग को लोकतंत्र को पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला अध्याय लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं ये भी आपके सिलेबस में है। आगे देखिएगा अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है? इस सवाल पर हमको अपना मत प्रदर्शित करना है
किस प्रकार से हम अपने मत को प्रदर्शित करें कि एग्जामिनर उसको पढ़ने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाए और उसका पेन अपने आप ही पूरे नंबर पे चलने लगे। मैं ऐसा आपको सिखाऊंगा कि आप उसको लिखिएगा और बताइएगा कि कितना नंबर आपको उसमें मिला है। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट खंड आपका शुरू होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो हम लोग आर्थिक विकास को ही समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या है, विकास क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र क्या क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है। भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में, वैश्वीकरण, कुछ वैश्विक संगठन भी हमको इसमें पढ़ने होंगे। उपभोक्ता के अधिकार, इसमें से आप लोग जितने लोग हैं लगभग सब लोग उपभोक्ता हैं, तो आप खुद उपभोक्ता से परिचित होंगे, लेकिन उपभोक्ता के अधिकार से आज तक परिचित नहीं होंगे कि आपके अधिकार क्या हैं एक उपभोक्ता के तौर पर। कैसे जो उत्पादक होते हैं वो उपभोक्ता का शोषण करते हैं, जो दुकानदार हैं वो उपभोक्ता का शोषण करते हैं, इसमें हम लोग पूरा समझेंगे क्या क्या है इसके बारे में। अब आता है लास्ट में प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य तो आप लोग जानते ही होंगे, उसमें आपको स्कूल से बता दिया है क्या करना है, इसलिए हम लोग इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हमारा जो सिलेबस है वो है क्या। सिलेबस हमने देख लिया। वैसे आपका सिलेबस 30% कम हो चुका है, आप लोग इस बार फ़ायदे में हैं। फ़ायदे में क्या है, अभी तक तो आप लोग आराम किए, पढ़ाई नहीं शुरू हुई होगी, तो आप इसमें आज पहले सिलेबस का मिलान कर लीजिए और कल से कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा। हम लोग कल से क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करेंगे। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप घर से उसको लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। आपने आंसर राइटिंग में अच्छे अंक प्राप्त किए अपने हिसाब से ही नहीं, अपने हिसाब से आप सोचिएगा कि मैं इसमें अच्छा नंबर पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता हूँ। मैं जितना बोलता जाऊँगा उसमें तो लगभग चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखेंगी स्क्रीन पर, लेकिन जो चीज़ें नहीं लिखी होंगी आप उनको अवश्य ही लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपकी कमजोरी है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 65 नंबर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, लापरवाही करेंगे, तो अगर आपके नंबर कम होंगे तो आप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर आप अपने टीचर की कही हुई बातों को पूरी तरह से मानते हैं तो जाहिर सी बात है आप कम से कम 65 इसमें पा सकते हैं। तो कल के लिए तैयार रहिएगा और आज इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से आप लोग को पहली क्लास मिलने लगेगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई आपका जो मित्र हो, स्वजन हो, उसकी क्लास छूट जाए। इसीलिए आज की वीडियो आप सबके पास शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिए एक बार अवश्य देखें। अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसमें एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें, जिससे जो बाकी देखने के लिए आएँ उनको लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ है, ये वीडियो देखने लायक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल।